28 फरवरी को ईरान और इसराइल की मुश्तरका जारहियत जो ईरान पे की गई है, उस जारहियत ने कई सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां ईरान के मुस्तकबिल को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के क्या नक्शा होगा, मिडिल ईस्ट का इस जंग का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, और रूस और चाइना का क्या किरदार होगा, इस पर भी कई सारे सवालात बात हो रही है और हमने अपने कई वीडियोस में बात भी किया है। लेकिन आज हम इस हमले के कानूनी जवाब पर और फ्यूचर में क्या ताकतवर ममालिक की मनमानी का इसी तरह राज चलता रहेगा, तो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारे की क्या जरूरत है? क्या इस दौर में अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारे अपनी मानवियत को नहीं खो दिया है और वो उस वक्त क्या किरदार अदा कर रहा है? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद उमर साहब हैं जो बैन अक़वामी उमूर के माहिर हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के से पीएचडी है, इन्होंने बैन अक़वामी उमूर पर पीएचडी की है और सियासी उमूर पर उनकी गहरी नजर है। मोहम्मद उमर साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने अचानक हमला किया है, उस हमले ने कई सारे सवालात खड़े किए। पहला सवाल यही है कि क्या अमेरिका और दुनिया के ताकतवर ममालिक के को अमल करने के लिए क्या दुनिया में कोई कानून अब मौजूद नहीं है? वो जब चाहेंगे, जिस पर चाहेंगे हमला करके अपने मफादात को पूरा कर लेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि बैनुल अक़वामी कानून अब कोई मायने नहीं रखते हैं और जिसका दिल चाहे वो उसको रौंद सकता है, तो मेरे ख्याल से अभी बज़ाहिर हमें होता हुआ तो वो दिख रहा है, लेकिन अगर आप अमेरिका को या इज़राइल को, इन दोनों को ही अगर आप अपना जो इनके लॉजिक्स होते हैं वो रखते हुए देखेंगे, तो ये यही कहते हैं कि हम बैनुल अक़वामी कानून के मातहत ये काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम कर रहे हैं, या फिर हम अपना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जहाँ तक कानून की बात है, वो उसकी बालादस्ती एक आइडिया के तौर पे, एक नॉर्म के तौर पे अभी भी बनी हुई है, क्योंकि किसी के अंदर भी उतनी हिम्मत नहीं है कि रूल ऑफ लॉ को सिरे से नकार दे। अभी दुनिया उस मौके पे नहीं पहुंची है। मसला आता है पावर का, कि कोई भी कानून जब होता है, अगर वो पावर को एड्रेस नहीं करता है, तो फिर उस कानून को ज़्यादा वायलेशंस होते हैं, उसको तोड़ा जाता है। जैसे कि आप अगर इसको एक मोहल्ले के लेवल पे समझें, मोहल्ले में एक शरीफ आदमी अपनी शराफत की ज़िंदगी गुजारता है, कायदे से रहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, वहीं पे एक दबंग रहता है। तो अगर उस शरीफ आदमी से कोई छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो पुलिस शायद उसको आसानी से पकड़ लेगी, लेकिन वो जो दबंग आदमी है शायद वो बहुत मतलब तोड़-फोड़ भी करेगा, गुंडागर्दी भी करेगा। तो कहीं न कहीं अगर वो किसी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो पुलिस उसको रोकने से डरती है या उसको नहीं। तो ये जो फिनोमेना है कि पावर का जो अब्यूज़ है, वो यूनिवर्सल फिनोमेना है। अगर पावर गलत लोगों के हाथ में चली जाए, तो मेरे ख्याल से दिक्कत वहाँ से शुरू होती है, और अगर पावर सही लोगों के हाथ में हो तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि बैनुल अक़वामी कानून ख़त्म हो गया है या कानून की बालादस्ती ख़त्म हो गई है, तो वो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि उससे हम उन लोगों को जो कि कानून को तोड़ते हैं या उसको अब्यूज़ करते हैं, उनको एक और मतलब एक आसानी पैदा कर रहे हैं उनके लिए कि अब कोई कानून है ही नहीं, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। मेरे ख़्याल से हमारा जो मौक़िफ़ रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि जो भी एक्शंस इस तरह की ताकतों की तरफ से हो रहे हैं, वो एक गैर कानूनी हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के ज़राए बनने चाहिए। ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर रहेगी बजाय इसके कि हम ये कहें कि कानून का कोई सिरा-पैता ही नहीं है या वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। लेकिन सवाल यही है उमर भाई कि जिस तरह से अमेरिका पिछला 10 साल देखें कि सूडान, लीबिया और उसके बाद अफगानिस्तान और अब ईरान में जिस तरह जारहियत हो रही है और खुद गजा में जिस तरह से इसराइल ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई पूरे वाक़ियात में अक़वाम मुत्तहिदा जो जिसके कामी है कि अमन कायम करना और एक दूसरे ममालिक के बाद रब्त कायम करना, तो हम देखते हैं कि पूरा अक़वाम मुत्तहिदा इस पूरे मामले में बिल्कुल गैर फ़ाल नज़र आता है। जी, जी, वो बात सही है आपकी। देखिए, इदारे
इदारा और कानून 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर इदारे में कुछ मसला है, तो उसको एड्रेस करना वो एक अलग पहलू हो जाता है। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का जो अ, फ़ॉर्मेशन है, उसमें जो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गनाइज़ेशन है। जितने जी भी जी बड़े फैसले किए जाते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे जिनका असर होता है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में किए जाते हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, उनके पास एक वीटो का हथियार रहता है। जी जैसे उसमें अमेरिका हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और यूके हो गया। ये इन ममालिक के पास इतनी ताकत है कि अगर मान लीजिए पूरी दुनिया एक तरफ हो, उसका मौक़िफ़ एक हो, उसको मान लीजिए फ़िलिस्तीन के लिए कुछ काम करना है, कोई रेज़ोल्यूशन पास करना है और अकेला इनमें से कोई एक मुल्क हो, मान लीजिए अमेरिका हो, तो वो उस फ़ैसले को होने से रोक सकता है। तो इदारती तौर पे, इदारे के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत मसले हैं, वहाँ पे पावर का अब्यूज़ है और जो बड़े ममालिक हैं, वो उसको उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा में ज़रूरत ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको बदला जाए, उसको चेंज किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, तब तक आप ये मान के चलें कि इस तरह के फ़सादात होते रहेंगे, क्योंकि फिर वो रूल ऑफ लॉ नहीं रहता है, फिर वो रूल बाय लॉ हो जाता है कि भई वो हर काम वो करेंगे जो उनको ठीक लगेगा, उनके हिसाब से ठीक होगा। तो वो मसला रहता है। जी उमर भाई, एक सवाल ये भी है कि अगर जैसे गजा में इसराइल ने जिस तरह जारियत की, छोटे छोटे बच्चों को जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की, खुद यहाँ ईरान में ही पहले दिन ही एक दो स्कूल को निशाना बनाया गया जहाँ पे 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई बच्चों की निशाने। तो मेरा सवाल ये कि क्या इस तरह कोई कानून मौजूद है कि अगर आप जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या इस सूरत में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की क्या कोई गुंजाइश है कोई? जी जी, कार्रवाई के इम्कानात हैं। 2-3 तरीके से कार्रवाई हो सकती है। देखिए, एक एक इंटरनेशनल एक कोर्ट है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसने नेतन्याहू के खिलाफ एक बाकायदा वारंट जारी किया हुआ है। तो अंदेशा ये है कि जो भी मेंबरान हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, अगर उन मेंबर्स के पास वहाँ की ज़ियारत करता है नेतन्याहू, तो शायद उसको वहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया जाए। तो एक तो वो रास्ता है और दूसरा ये कि जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा है, इसका जो चार्टर है, इसी में कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा मुल्क है, जो बहुत ही तबाही-कुन मुल्क है, जो कि लोगों को परेशान करता है, मज़ालिम करता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों का या जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुल्क जो मेंबरान हैं, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो आपस में एकजहती के साथ मिल के और फिर उस चीज़ को रोकें और ताकत के साथ रोकें। ये इम्कानात मौजूद हैं। आर्टिकल 51 जो है यूएन चार्टर का, वो मेंबरान को ये ये फैसिलिटी देता है कि आप लोग अपने सेल्फ डिफेंस में कलेक्टिव सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके आप किसी भी इस तरह के मज़ालिम को रोक सकते हैं। या फिर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होता है कि कहीं मज़ालिम हो रहे हैं तो आप अपनी ताकतों को इकट्ठा करके वहाँ पे उन खराब ताकतों को रोकें। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि अरब ममालिक का क्या हाल है और उनके पास अपना दफ़ा करने के लिए ही बहुत ऑप्शंस नहीं हैं और वो खुद ही अमेरिका के ऊपर मुयस्सर हैं। आप ये भी देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट आई है कि सऊदी प्रिंस ने बाकायदा ट्रंप के ऊपर ज़ोर डाला कि भई आप ये हमला करें। एक तरफ बज़ाहिर आप ये कहते रहे कि हम अपनी ज़मीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ आप बैक एंड पे फ़ोन करके ट्रंप को ये बोल रहे हैं कि हमला करिए। तो अरब ममालिक का अपना ही हाल जब इतना बुरा है,
तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर इन इम्कानात को इस्तेमाल कौन करेगा? इम्कानात अवेलेबल हैं, आपके हाथ में हैं। आप कानूनी तौर पे जो हो रहा है उसको ताकत से रोक सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा? ये सवाल उठता है ना? एक सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे बदलानामे में ईरान के पास कोई ताकत है, इख्तियार है कि वो अपने आप को इस जंग से निकाल सके, और किस तरह से निकाल सकता है ये? जी, देखिए, ईरान के पास तो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए वो जो ज़रूरी इक़दाम ले वो कर सकता है, कानून उसकी इजाज़त देता है। वो जो भी ज़रूरी इक़दाम लेना चाहे ले सकता है। वो बाय फ़ोर्स हो, बाय डिप्लोमैटिक मेजर्स हो, सेल्फ डिफेंस में ईरान के पास कोई रोक नहीं है इस वक़्त में कि वो कुछ भी ऐसा ना करे जो उसके दफ़ा के लिए बेहतर ना हो। बस एक कानूनी उसमें पहलू ये रहता है कि जो रिटेलिएशन आपका हो रहा है, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कि जितना ज़ोर उधर से दिया जा रहा है, उससे उतना ही ज़ोर आप अपनी तरफ से दें, और सिविलियंस के का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर ख़्याल रख के ईरान अपने आप को बचाए, अपना डिफेंस करे, तो मेरे ख़्याल से उसमें कोई भी रोक नहीं है। लेकिन ये सवाल बहुत खड़ा किया जा रहा है कि ईरान पे हमला कर रहा है इसराइल और अमेरिका, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई में पूरे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, बहरीन है, कतर है, दुबई और सऊदी अरब भी है। तो क्या इस जंग में ईरान का जो इन पे हमला करना कानूनी हुँ। तौर पे दुरुस्त है क्या? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो ये कि ईरान का एक क्रिटिसिज़्म ये हो रहा है कि भई आप दूसरे ममालिक पे हमला क्यों कर रहे हैं? जी, लेकिन अगर आप ये देखें कि ईरान का टारगेट क्या है दूसरे ममालिक में? ईरान के टारगेट्स हैं अमेरिका के जो उन जगहों पे बेसेस हैं। कुछ मिसाइलें अलग भी गिर रही हैं, वो जी, जी, हकीकत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जान का और माल का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है ईरान की मिसाइलों से सिविलियंस का। जी, टारगेट पे अमेरिकन बेसेस हैं। तो उस ये ईरान की मजबूरी है। आप और इस टाइम पे ईरान के पास और क्या ऑप्शन है? अगर हम और आप ये सोचें कि वो क्या कर सकता है? क्या वो इज़राइल के ऊपर हमला कर सकता है? इज़राइल के ऊपर वो कोशिश कर रहा है हमला करने की, बीच में अमेरिकन इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो पहले तो इज़राइल का जो आयरन डोम है वही रोक लेता था, अब उससे पहले अमेरिका का भी एक बैरियर आ गया है जो कि रोक रहा है मिसाइलों को। तो इज़राइल पे हमला करना बहुत मुश्किल हो गया है। अमेरिका के कुछ बेसेस हैं इन दीगर ममालिक पे जिन पे हमला किया जा सकता है। तो ईरान की जो एक आम चर्चा ये है कि जो उसकी पॉलिसी है वो ये है कि आप इतना इस तरह के हमले करके, टारगेटेड हमले करके यूएस बेसिस पे आप एक ऐसा माहौल बना दो कि ये लोग अपने आप ही नेगोशिएशन टेबल पे आएँ कि भई हमें सुलह करनी है। जी, और मतलब ये सब्जेक्ट टू डिबेट है कि ये कितनी सही अप्रोच है या गलत अप्रोच है, लेकिन अगर आप और जी, हम फेयर होके सोचें, तो ईरान के पास और ऑप्शन क्या बचता है? या तो 2 ऑप्शंस हैं उसके पास, या तो सारी मिसाइलें खुद ही खा ले, जी। या तो फिर वो अपनी मिसाइल ऐसे हवा में छोड़ता रहे और जो कि कहीं लैंड होने वाली है नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अमरीक इस चूँकि अब मिडल ईस्ट भी निशाने पे आ गया है, और वहाँ भी कुछ सिविलियन मकामात पे धमाके हुए हैं। कुवैत ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया है, खुद सऊदी अरब भी नाराज़ है, और अ, अर्दोग़ान ने सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान का बराबर-बराबर है। क्या ये जो ममालिक मिडल ईस्ट है, क्या इस जंग का हिस्सा बन जाएँगे? और अगर ये जंग का हिस्सा बनते हैं, तो उसके क्या असरात होने वाले हैं? नहीं, वो तो देखिए, अर्दोगान ने भी इसको रिंग ऑफ फायर का लक़ब दिया है कि अगर ये चीज़ें बढ़ गईं तो एक आग का एक गोला बन जाएगा ये पूरा के पूरा खित्ता। जी, और उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि जान-ओ-माल का नुकसान मुसलमानों का ही होना है। जी, और अ, बस उसमें मतलब उम्मीद यही करी जा सकती है कि ये चीज़ें इस लेवल पे ना एस्केलेट हों कि सिविलियंस उसमें मुब्तला होना शुरू हो जाएँ। जी, ईरान की पोज़ीशन अभी तक एक उसूली पोज़ीशन रही है। मेरे ख़्याल से जब 2025 का अगर हम अपने ज़हन को पीछे लेके जाएँ, तो उस टाइम भी ईरान के जो कैलकुलेशंस थे, वो बिल्कुल टारगेटेड कैलकुलेशंस थे। इस टाइम पे भी ज़रूरत ये है कि हम ईरान को
इस नज़र से देखें कि वो अपना दफ़ा कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है और टारगेटेड अटैक्स कर रहा है। इस तरह के इस नौइयत के अटैक नहीं कर रहा है कि पूरे के पूरे मुल्क पे ही अटैक कर रहा है। उसके जो हम्म। अटैक्स हैं वो अमेरिका के ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आपने कहा कि अटैक है इस पे, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि ईरान की जो पॉलिटिकल क़यादत है इस वक्त बिल्कुल खत्म होने के करीब-करीब है। खामनेई नहीं है, उनकी जगह पे जो आए हैं बिल्कुल गैर मारूफ है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से सिविलियन ये अरब इमारात पे हमले हो रहे हैं या ब्रिटिश हमले हो रहे हैं, ये ईरान की फौजी क़यादत कर रही है, जिनके अंदर सियासी सूझबूझ की कमी है। क्या ऐसा लगता है कि ये सियासी सूझबूझ की कमी है या फिर एक सोलह हमला मंसूबा है? बात सही है आपकी कि एक जो जो क़यादत होती है, ख़ामनेई साहब की जो क़यादत थी, एक वो सीनियर पर्सन थे और एक सीनियर जो पूरा टॉप लाइन है, उसको इज़राइल ने ख़त्म कर दिया है। तो वो एक मसला जी, तो है। लेकिन अब मतलब हम लोग अगर अपनी नज़र से देखना चाहें तो अगर ऑप्शंस को सोचें कि ईरान के पास क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो जी, और ऑप्शंस फ़िल वक़्त तो ज़हन में आना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसमें एक पहलू एक और जो हमें देखना है कि ईरान के ख़ात्मे की या ईरान को नेस्त-नाबूद करने के जो एम्बिशंस लेके जो ताकतें आगे बढ़ रही हैं, उनको एक बार ईरान के सिविलाइज़ेशन पे, उनकी तारीख़ पे भी नज़र डाल लेनी चाहिए। तो ये हुँ, कौम ऐसी कौम है ही नहीं कि ये ख़त्म हो जाए या हार को तस्लीम कर ले। मतलब हुँ, आप अगर मुसलमानों की तारीख़ में जाएँगे तो इनका एक दौर ऐसा भी रहा है कि हज़रत उमर को किसने कत्ल किया था? वो इसी जी, इसीलिए कत्ल किया था क्योंकि जो उनकी पर्शियन एक आइडेंटिटी है, उसको ठेस पहुँची थी। उनको ये लगा था कि जी, ये मुसलमान कैसे यहाँ पे आ गए, फ़ारिस को कैसे फ़तह कर लिया। तो जी, वो एक कौम का मिज़ाज है, वो कभी भी ज़ुल्म को या ज़्यादती को या अपने ऊपर किसी भी तरह की हुक्मरानी को बहुत मुश्किल से तस्लीम करते हैं। मुसलमान वहाँ पे हो गए लोग, लेकिन उनका नेचर अभी ये भी बना हुआ है कि कोई भी अगर ज़ुल्म करेगा बाहर से आके, तो वो उसको रेज़िस्ट करेंगे। और बहरहाल एक सिस्टम होता है, ख़ामनेई साहब ने जाने से पहले अपने 3 जानशीन पहले ही तैयार कर दिए थे, उनमें से एक अब अली रज़ा साहब आ भी गए हैं पोज़ीशन में। तो अब ख़ामनेई साहब वैसे भी हमेशा तो ना रहते, बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, उनके बाद किसी न जी, किसी को आना ही था। जी। तो वो हो गया है, वो सिस्टमिक चेंज हो गया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ईरान के मौज़ू पे बहुत कानूनी पहलू बातचीत की। अब ह अब ये देखना ये है कि जंग क्या क्या शक्ल इख्तियार करता है और मिडल ईस्ट का क्या नक्शा होगा और जंग अगर फैलती है, तो जी मिडल ईस्ट की तबाही एक तरह से मुस्लिम उम्मा की तबाही के तौर पर देखा जाएगा। तो हम आइंदा भी इस मौज़ू पे बात करते रहेंगे। उस वक़्त तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को वक़्त दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।